हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट नंबर 6 के बारे में। और यूनिट नंबर 6 है अर्धचालक भौतिकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स। यूनिट 6 आज इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं। कंप्लीट यूनिट होगी। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 थ्योरी एंड न्यूमेरिकल हम कंप्लीटली करा चुके हैं। जो स्टूडेंट्स उन वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक मिलेगा और उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में 1, 2, 3, 4 एंड 5th जो यूनिट हैं उसके कंप्लीट वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे और आप आसानी से वॉच कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। आज हम यूनिट नंबर 6 अर्धचालक भौतिकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप फिजिक्स सेकंड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह यूनिट। तो देखिए यूनिट नंबर 6 के सिलेबस पर एक नज़र डालेंगे। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, पीएनपी और एनपीएन की बात करेंगे। कंसेप्ट ओनली, केवल कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है। और डायोड रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर और सेंटर टैप्ड के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, जेनर डायोड और एलईडी, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और देखिएगा एक एक कंसेप्ट को आप समझते जाइएगा, वीडियो को वॉच करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्धचालक भौतिकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 6। परिचय देखिए, इनसे पहले हम जो है चालक, कुचालक और इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम परंतु कुचालकों से अधिक होती है और इस प्रकार के पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चालक और कुचालक यूनिट नंबर 5 में हम कंप्लीटली देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जब अर्धचालक की बात आई तो हमने कहा कि जिनकी चालकता, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम होती है परंतु कुचालकों से अधिक होती है, तो वे क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के उदाहरण, इनके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु संरचना की। परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो किसी परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं और वे हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं और परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं। सामान्यतः किसी तत्व के परमाणु को ZXA के प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर जो X यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो तत्व का नाम होगा, Z परमाणु संख्या होगी और Y जो है तत्व का परमाणु भार प्रदर्शित करेगा। हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। इसलिए परमाणु का कुल धनावेश प्लस Ze तथा कुल ऋणावेश माइनस Ze होता है। इसी तरीके से जैसे कि सोडियम का परमाणु हम लें तो सोडियम के परमाणु 11Na23 से इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिएगा जो एक परमाणु होता है वो वैद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, परमाणु कैसा? वैद्युत रूप से उदासीन होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसी तरीके से न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो 0 होता है, ये उदासीन होता है
और 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg द्रव्यमान होता है। क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम आपको बता दें कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। गतिज ऊर्जा का स्रोत इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति होती है और यहाँ पर धनावेशित नाभिक द्वारा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो वैद्युत आकर्षण बल है वो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है। बोहर के अनुसार हम बात करें तो हाइड्रोजन या किसी एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु में किसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K = mz² e⁴ तथा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा U = -mz²e⁴ होती है। अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करें तो टोटल ऊर्जा हम देखेंगे, हमने क्या कहा था, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम ऐड करेंगे तो हमें कुल ऊर्जा प्राप्त होगी। तो कुल ऊर्जा हो जाएगी -mz²e⁴/8⁻²n²h² और इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं तो E = -mz²e⁴/8⁻²n²h²। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। ठोसों में ऊर्जा बैंड की बात करें तो ठोसों में ऊर्जा बैंड देखिएगा, बोहर का एक सिद्धांत है। बोहर के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी विलग, यहाँ पर देखिए किसी विलग परमाणु, विलग का मतलब होता है आइसोलेटेड, तो किसी विलग परमाणु यानी कि आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विलग परमाणु यानी कि आइसोलेट एटम, किसी विलग परमाणु यानी कि आइसोलेट एटम के इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा स्तर है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर को समझने के लिए सिलिकॉन के एक ऐसे क्रिस्टल के बारे में विचार करते हैं जिसमें n परमाणु है और सामान्य अवस्था में परमाणुओं के मध्य 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर की दूरी है, परंतु जब परमाणुओं के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम से बहुत अधिक यानी कि R is greater than R3 होती है तो इस तरह की स्थिति में सिलिकॉन के n परमाणु में प्रत्येक का निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। यानी जब बहुत से परमाणु आपस में मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो परमाणु एक दूसरे के समीप होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और इस प्रकार जो ये क्रिया होती है इसके कारण ही परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर में व्यापक परिवर्तन होता है, जबकि भीतर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं वो वास्तव में एक से अधिक परमाणुओं द्वारा आपस में बांट लिए जाते हैं और यही कारण है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, अधिक परिवर्तित होते हैं। क्लियर। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणुओं के समीप आने पर ऊर्जा स्तर का चौड़ा हो जाना ही क्या कहलाता है, ऊर्जा बैंड कहलाता है। संयोजी बैंड के बारे में बात करते हैं। देखिए संयोजी बैंड क्या है, सबसे पहले आप ये जानिएगा संयोजी बैंड क्या होते हैं। तो देखिए जब परमाणविक दूरी R वास्तविक दूरी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाती है, जब 4 न्यूटन भरा ऊर्जा स्तर, 4 न्यूटन यानी कि 4 न्यूटन होता है बल, न्यूटन हम हमेशा बल को लिखते हैं न्यूटन में, भरा ऊर्जा स्तर 4 न्यूटन रिक्त ऊर्जा स्तर से अलग होता है तो तब जो है ये संयोजी बैंड बनते हैं। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जब सिलिकॉन के क्रिस्टल के परमाणुओं के मध्य की दूरी जो है वो क्या हम कह सकते हैं कि R के बराबर होती है, तब 3s और 3p के ऊर्जा स्तर में कोई भेद नहीं रहता और इसी का यह तात्पर्य है कि 3s और 3p उपकक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों में कोई भी भेद नहीं किया जा सकता। तो इसी के आधार पर हमने कहा कि जब परमाणविक दूरी R वास्तविक दूरी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाती है तब 4n भरा ऊर्जा स्तर 4n रिक्त ऊर्जा स्तर से अलग हो जाता है और नीचे के पूर्णतः भरे ऊर्जा स्तर को संयोजी बैंड कहते हैं, जबकि ऊपर के पूर्णतः रिक्त ऊर्जा स्तर को चालन बैंड कहते हैं। ठीक है। तीसरी कक्षा के चारों इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में पहुंच जाते हैं तथा चालन बैंड
पूर्णतया रिक्त हो जाता है और इस प्रकार दोनों ऊर्जा स्तर के मध्य एक ऊर्जा अंतराल स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। और वर्जित ऊर्जा अंतराल को Eg से प्रदर्शित किया जाता है। बस आप इतना ही संयोजी बैंड में लिखिएगा, आपको कंप्लीट पूरे नंबर यहां पर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो संयोजी बैंड होते हैं, संयोजी बैंड में सदैव जो है वो इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। आप एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि संयोजी बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। जबकि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और बाह्य स्रोत जैसे विद्युत क्षेत्र और प्रकाश और ऊष्मा, इनसे ऊर्जा प्राप्त कर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कूद जाते हैं, जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इन बातों को और आप एक बार को लिख लीजिएगा जो ये आपके माइंड में रहे। ऊर्जा बैंड क्या है? ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक में वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके आधार पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले है चालक यानी कि कंडक्टर। सभी धातुएं विद्युत धारा की सुचालक होती हैं। चालकों में चालन बैंड व संयोजी बैंड एक दूसरे पर आंशिक रूप से आच्छादित होते हैं यानी कि ओवरलैप होते हैं, ठीक है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, लगभग 10⁻28 पर मीटर क्यूब में होती है, और इसलिए बहुत कम विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी इनमें क्या होती है, धारा बहने लगती है, ठीक है। बहुत कम विद्युत क्षेत्र लगाने पर भी इनमें धारा बहने लगती है, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुचालक की। कुचालक क्या होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। तो वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ मजबूती से बंधे होते हैं तथा जिनके चालन बैंड पूर्णतया रिक्त होते हैं, कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। ये जो है कुचालक कहलाते हैं। और कुचालकों में जो है विद्युत चालन के लिए आवश्यक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है यानी कि कमी होती है। और कुचालकों में वर्जित ऊर्जा यानी कि जिसको Eg से हम प्रदर्शित कर रहे हैं उसका मान अधिक होता है, ठीक है। जैसे हीरे के लिए Eg का मान अगर आप देखें तो हीरे के लिए Eg का मान कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप ध्यान रखिएगा। हीरे के लिए Eg का मान 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको आप याद रखिएगा, ये आपसे मालूम किया जा सकता है, न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। नेक्स्ट है अर्धचालक। अर्धचालक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो जिन पदार्थों में चालन बैंड पूर्णतया रिक्त और संयोजी बैंड पूर्णतया भरा होता है तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान अत्यंत कम होता है, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा कि अर्धचालक में सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 1.1 कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्धचालकों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो पतला होता है और चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो चौड़ा होता है, ठीक है। नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि 0 केल्विन परम शून्य तापमान, या हम कह सकते हैं 0 केल्विन 0 केल्विन पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालन बैंड पूर्णतया रिक्त तथा संयोजी बैंड पूर्णतया भरा होता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है और किसी पदार्थ की विद्युत चालकता पदार्थ के वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg पर निर्भर करती है। यहां पर बात करें Si, Si तथा Ge तीनों आवर्त सारणी के चौथे ग्रुप के तत्व हैं और वरन इसके C जो है वो कुचालक है, परंतु Si और Ge जो है वो क्या है, अर्धचालक है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे टीन है, ये भी क्या है, चौथे ग्रुप का सदस्य है, और चौथे ग्रुप का सदस्य होने के बावजूद इसके जो है टीन जो है वो क्या है, चालक है, क्योंकि टीन का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कैसा है, 0 होता है। अब देखिए अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा अर्धचालक के जो ऊर्जा बैंड हैं उनसे स्पष्ट होता है कि चालन बैंड पूर्णतया रिक्त और संयोजी बैंड पूर्णतया भरा तथा दोनों के मध्य पतला ऊर्जा अंतराल होता है। तो देखिएगा संयोजी बैंड और चालन बैंड यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से दिखाए गए हैं। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर संयोजी बैंड होल इस तरीके दिखाए गए हैं, और बीच में एक एनर्जी लेवल दिखाया गया है जिसको हम वर्जित ऊर्जा कहते हैं, Eg से प्रदर्शित किया गया है। तो देखिएगा, सुनिएगा इसके बारे में पहले ध्यान से कि चालन बैंड पूर्णतया रिक्त और संयोजी बैंड पूर्णतया भरा और दोनों के मध्य जो है एक पतला ऊर्जा अंतराल होता है जिसको Eg से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये अर्धचालक के ऊर्जा बैंड में होता है।
जब अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे हमने इसका तापमान बढ़ाया, तो तब संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कहां चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो ऊर्जा पाकर उत्तेजित हो जाते हैं और वे पतले ऊर्जा अंतराल को लांघ कर कहां चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, चालन बैंड में चले जाते हैं। और यहां पर हम आपको बता दें कि पतले ऊर्जा अंतराल को लांघकर जब वे चालन बैंड में चले जाते हैं तो इस प्रकार संयोजी बैंड में रिक्तता उत्पन्न होती है, यानी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर रिक्तता उत्पन्न हुई। तो यहां संयोजी बैंड में उत्पन्न रिक्तता जो है वास्तव में वह स्थान होता है जहां पहले इलेक्ट्रॉन स्थित था, जहां पर जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्थित था और वो जो है एक्साइटेड स्टेट में ऊपर गया और वहां चालन बैंड में चला गया, तो यहां पर क्या हुआ, रिक्त स्थान हुआ। तो वह रिक्त स्थान वही होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा स्थान छोड़े जाने को, ठीक है, जो जहां पर जो स्थान उसने छोड़ा है उसी को, उससे जो उत्पन्न रिक्त स्थान हुआ है, उस पर जो उत्पन्न रिक्तता है उसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चालक का अर्धचालक का टेम्परेचर हम जब बढ़ाएंगे तो उससे एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से ऊर्जा स्तर को लांघकर चालन बैंड में जाएगा और जहां से वह जाएगा वहां पर रिक्त स्थान होगा और उसी रिक्त स्थान को हम बोलेंगे होल। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋणावेशित कण है। और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में होल एक कैसा है, धनात्मक होता है। अतः इलेक्ट्रॉन तथा होल के आवेश बराबर और परंतु विपरीत चिन्ह के होंगे, जैसे होल प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब संयोजी बैंड में एक असंयोजी बंध टूटता है तो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाता है तथा अपने पीछे संयोजी बैंड में होल छोड़ देता है। और इस प्रकार जब कभी भी एक सहसंयोजी बंध टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होता है। जब संयोजी बंध का इलेक्ट्रॉन गति करता है तो होल को गति प्राप्त होती है और इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ सिलिकॉन के परमाणु से टक्कर करता है और इसी कारण से क्या होता है कि होल की गति चालन बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन की गति से कम होती है। क्लियर। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक अर्धचालक। इंट्रिंसिक अर्धचालक क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनके बारे में बात करते हो। तो देखिएगा, ऐसा अर्धचालक जो अत्यंत शुद्ध अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि न हो, वो इंट्रिंसिक अर्धचालक कहलाता है। तो यहां पर शुद्ध अर्धचालक की बात की गई है। तो सबसे शुद्ध अर्धचालक जो होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। इन दोनों को आप याद रखेगा कि सबसे शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। तापमान का अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो किसी शुद्ध अर्धचालक का इलेक्ट्रॉन घनत्व Ne या फिर होल घनत्व NH सदैव कैसा होता है, समान होता है। तो Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni, जहां पर जो Ni है वो शुद्ध अर्धचालक का इंट्रिंसिक आवेश घनत्व है। किसी शुद्ध अर्धचालक के लिए Ni का मान जो होता है वो Ni समानुपाती e पावर ऑफ Eg और अपॉन में 2kT ये होता है। ठीक है, जहां पर जो Eg है वो चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल है और K जो है वो वोल्ट्समैन नियतांक है और T परमताप से प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अतः हम कहेंगे कि Ni समानुपाती होता है 1/e पावर ऑफ Eg अपॉन 2kT। क्यों, क्योंकि E की पावर जो थी वो माइनस में थी और माइनस अगर 1 हो तो हम क्या करेंगे, 1/e पावर ऑफ +1। तो यहां पर पावर जो भी है वो प्लस में नीचे आ जाएगी। तो अब यदि अर्धचालक का तापमान T इक्वल टू 0 केल्विन हो तो Ni इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर ये जब कंप्लीटली 0 हो जाएगा तो E की पावर 0 हो जाएगा और 1/e की पावर 0, N इक्वल टू 0। तो T जब हम बढ़ाएंगे तो ये जो है E पावर ऑफ Eg और अपॉन में 2kT घट जाएगा। तो इसलिए 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, शून्य होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता में वृद्धि होती है या फिर हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर इसमें जो है वृद्धि होती है। तो दूसरे शब्दों में प्रतिरोधकता में क्या होती है, देखिए प्रतिरोधकता में कमी हो जाती है। कमी हम लिखेंगे, कमी, प्रतिरोधकता में कमी हो जाती है। ठीक है, यानी कि तापमान हम बढ़ाएंगे किसी अर्धचालक का तो तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता में वृद्धि होती है। चालकता में तो वृद्धि हो जाएगी लेकिन प्रतिरोधकता में क्या हो जाएगी, कमी होती है।
एक्सट्रिंसिक अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो देखिएगा, इसके बारे में हम पहले एक छोटी सी आपको बात बता दें कि जब किसी कमरे के तापमान पर इंट्रिंसिक अर्धचालक को चालकता बहुत कम होती है, इसलिए इसका कोई भी व्यवहारिक उपयोग नहीं है। जो इंट्रिंसिक अर्धचालक है उसकी चालकता कमरे के तापमान पर बहुत ही कम होती है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर, तो इसलिए इसका कोई भी व्यवहारिक उपयोग नहीं है और इनकी जो चालकता है उनमें वृद्धि करना आवश्यक रहता है। इसके लिए इंट्रिंसिक अर्धचालक में कम मात्रा में अशुद्धि परमाणु मिला दिए जाते हैं। ठीक, तो जब किसी इंसेंट्रिक अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक में किसी उपयुक्त अशुद्धि की बहुत कम मात्रा 10⁶ में 1 भाग को हम बात कर रहे हैं, वो मिला दी जाती है। क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि इनकी जो चालकता है वो बहुत कम होती है। उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम जो है इसमें कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, तो अर्धचालक की चालकता जो है वो बढ़ जाती है, या फिर हम कहते हैं कि कई गुना हो जाती है। और इस प्रकार के पदार्थ को एक्सट्रिंसिक जो अर्धचालक है उसका नाम दिया गया है। तो इंट्रिंसिक जो अर्धचालक हम आपको बता रहे थे वो एक शुद्ध अर्धचालक है, और शुद्ध अर्धचालक की रूम टेम्परेचर पर चालकता बहुत कम होती है, जो व्यवहारिक रूप से किसी भी काम की नहीं होती, और उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम उसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिला देते हैं, और वे अशुद्धि मिलाने पर जो चालक हमें अर्धचालक मिलता है वो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक में निश्चित अशुद्धि के परमाणुओं को मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है, और अशुद्धि के परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? डोपेंट कहते हैं, और इस अर्धचालक को डोप्ड अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, इंट्रिंसिक अर्धचालक तथा एक्सट्रिंसिक अर्धचालक के मध्य अंतर कैसे हम बताएंगे, कैसे हम इनको डिफरेंस में लिखेंगे। तो देखिए, पहला कॉलम है इंट्रिंसिक अर्धचालक और दूसरा कॉलम है एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। तो देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, यह शुद्ध तथा प्राकृतिक अर्धचालक है और यह अशुद्धि परमाणु की बहुत मात्रा मिलाने पर बनता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम इंट्रिंसिक अर्धचालक के उदाहरण हैं, और एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक एसेंट्रिक यानी कि जो एक्सट्रिंसिक है। ठीक है, जो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक है उसके अर्धचालक के उदाहरण कौन सा है? एन टाइप और पी टाइप। इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होती है और इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में तथा होल संयोजी बैंड में स्थित होते हैं, जिसे हम बोलते हैं Ne = NH, दोनों बराबर होती है संख्या। ठीक है, तो एन टाइप अर्धचालक में, यहां पर एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल से अधिक होती है, और पी टाइप अर्धचालक में होल की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। यानी कि एन टाइप में हम बोलेंगे Ne is greater than NH, और पी टाइप में हम बोलेंगे NH is greater than Ne। विद्युत चालकता कम होती है इंट्रिंसिक अर्धचालक में, और एक्सट्रिंसिक अर्धचालक में विद्युत चालकता का मान जो है वो उच्च होता है। तापमान बढ़ाने पर विद्युत चालकता चारघातीय तरीके से बढ़ती है, जो इंट्रिंसिक में होता है, और एक्सट्रिंसिक में विद्युत चालकता बढ़ती है। ठीक है, यहां पर विद्युत चालकता चारघातीय तरीके से बढ़ती है, यहां पर विद्युत चालकता केवल नॉर्मल तरीके से बढ़ती है। विद्युत चालकता नियंत्रित नहीं की जा सकती, किसमें? इंट्रिंसिक में। यहां पर डोपिंग के द्वारा विद्युत चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये थे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक अर्धचालक में अंतर। ये आप लिख लेंगे तो आपके जो है यहां पर फुल नंबर आएंगे जब आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ हो तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के मध्य अंतर। अब यहां पर एन टाइप और पी टाइप चालक के बीच में अंतर देखते हैं। तो ये एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के बीच में अंतर आपके सामने है। देखिएगा, एन टाइप में क्या होता है कि इंट्रिंसिक अर्धचालक में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि के परमाणु मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है, और इंट्रिंसिक अर्धचालक में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाने पर पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। प्रत्येक अशुद्धि परमाणु पर एक अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है, और पी टाइप में प्रत्येक अशुद्धि परमाणु एक अतिरिक्त होल प्रदान करती है। एन टाइप अशुद्धि परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं, और अशुद्धि परमाणु को यानी कि पी टाइप में वो ग्राही परमाणु कहलाता है। एन टाइप में दाता परमाणु स्थिर धनावेश आयन होते हैं, और पी टाइप में ग्राही परमाणु स्थिर ऋणावेशित आयन होते हैं। यहां पर दाता परमाणु का ऊर्जा स्तर चालन बैंड से कुछ नीचे स्थित होता है, और यहां पी टाइप में हम देखिएगा पी टाइप में अगर हम देखें तो ग्राही परमाणु का ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड से कुछ ऊपर होता है। एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होता है, और Ne is greater than NH। यहां पर
पी टाइप में हम देखें तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होता है, तो NH इज ग्रेटर देन Ne हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है एन टाइप अर्धचालक के बारे में विस्तार से बात करते हैं। एन टाइप अर्धचालक, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप अर्धचालक के बारे में विस्तार से बात करें। देखिए जब सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बात करें, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, ठीक है, इनके शुद्ध क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाली कोई अशुद्धि जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस मिलाई जाती है तो अशुद्धि का परमाणु सिलिकॉन के परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, और तब क्या होता है, इस प्रकार 5 संयोजकता वाली अशुद्धि का एक परमाणु मिलाने पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रकार के परमाणु को हम क्या कहते हैं, दाता परमाणु कहते हैं या फिर डोनर कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक व होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। एन टाइप अर्धचालक का नेट आवेश 0 होता है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। देखिएगा यहां पर आपको एन टाइप दिखाया गया है, यहां पर पी टाइप दिखाया गया है। एन टाइप में यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में होल होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं पी टाइप अर्धचालक की। पी टाइप अर्धचालक क्या है, तो देखिए जब सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के शुद्ध क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम या फिर इंडियम, देखिए एन टाइप अर्धचालक में हम 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला रहे थे, लेकिन पी टाइप में हम क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाते हैं जैसे एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम या इंडियम, इनको मिलाई जाती है तो अशुद्धि का परमाणु सिलिकॉन के परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है और अशुद्धि के एक परमाणु से एक होल बनता है जो कि पड़ोस के इलेक्ट्रॉन का ग्राही होता है और यह 3 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को ग्राही यानी कि एक्सेप्टर कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक में होल बहुसंख्यक में होल आवेश और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। पी टाइप अर्धचालक का भी नेट आवेश कैसा होता है, 0 होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड की। तो पीएन संधि डायोड क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा पीएन संधि डायोड एक मूल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। क्या है, एक मूल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसके एक और होल तथा दूसरी ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश होते हैं। देखिए जैसा आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। पीएन संधि डायोड के निर्माण कई विधियां विकसित की गई हैं। जैसे यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि एक पी टाइप है और एन टाइप है, दोनों को हमने क्या किया, दोनों को जंक्शन रूप में बनाया। तो यहां पर क्या होता है कि एक अवक्षय परत आपको दिखाई गई है जिसमें जो है स्थिर आवेश हैं। ठीक है, तो इसको जो है समझने के लिए आप ध्यान से एक बार इसको सुनिएगा कि देखिए किस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश जो है वो वाहक यानी कि होल होते हैं और एन टाइप में अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं। यानी कि जब हम कहेंगे कि एन टाइप की बात करेंगे तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है और पी टाइप में क्या है, होल है। ठीक, तो इसलिए जब पीएन संधि का निर्माण होता है, ध्यान से देखिए, जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो पी साइड से होल, पी साइड से होल जो है वो एन साइड की ओर विसरण करते हैं और एन साइड से पी साइड की ओर इलेक्ट्रॉन का विसरण होता है। ठीक, तो संधि के समीप इलेक्ट्रॉन व होल एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, उदासीन करने लगते हैं और इस प्रकार बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के फलस्वरूप जो है वो विसरण धारा बहने लगती है। ठीक है, यानी कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और पी टाइप से जो होल है वो इधर जाएंगे। तो जब होल पी से एन साइड की ओर, जब क्या होते हैं, होल जो है वो पी से एन साइड की ओर विस्तृत होते हैं तो वे अपने पीछे स्थिर इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित ग्राही है, ऋणावेशित ग्राही परमाणु छोड़ते जाते हैं और इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन एन से पी साइड की ओर विस्तृत होते हैं तो वे अपने पीछे स्थिर धनावेश यानी कि दाता परमाणु छोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि विसरण के कारण संधि के समीप एन साइड में धनावेशित क्षेत्र तथा पी साइड में ऋणावेशित क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है देख सकते हैं। तो यहां पर पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं और एन टाइप में अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन।
इसलिए जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो सब पी साइड के होल एन साइड की ओर विसरण होते हैं और एन साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड की ओर विसरण करते हैं। और विसरण के कारण जो है यहां पर हम देख रहे हैं कि विसरण के कारण संधि के समीप एन साइड में धनावेशी क्षेत्र और पी साइड में ऋणावेशी क्षेत्र बन जाता है और इस क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन तथा होल का अभाव हो जाता है, यानी कि कमी आ जाती है और इस क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन तथा होल का अभाव हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र की क्यों क्या कहते हैं हम, अवक्षय क्षेत्र यानी कि डिप्लेशन रीजन कहते हैं और अवक्षय क्षेत्र की मोटाई अवक्षय परत कहलाती है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अवक्षय परत है और अवक्षय परत की जो मोटाई है वो अवक्षय लेयर यानी कि परत कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अवक्षय परत जो होती है उसमें आवेश के कारण आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जिसकी दिशा n इज ग्रेटर देन p की ओर होती है, यानी कि n जो है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और p जो है जिसमें क्या होते हैं, होल होते हैं। इसी के कारण आवेश वाहक विसरण की दिशा के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो n साइड का धनावेश तथा p साइड का ऋणावेश अवक्षय परत के सिरों पर विद्युत विभव उत्पन्न कर देता है और इसी विभव के प्रभाव से विसरण जो है वो रुक जाता है। इसलिए इसे विभव प्राचीर, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, इसे हम कहते हैं। तो विभव प्राचीर का मान सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट तथा जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। अवक्षय परत की मोटाई सामान्यतः लगभग 10⁻⁶ मीटर होती है और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि सिलिकॉन आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो E है वो V/D होगा और 0.7/10⁻⁶ हम करेंगे तो 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर आएगा। ठीक है, पीएन संधि डायोड के प्रतीक की बात करें तो पीएन संधि डायोड का प्रतीक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में पीएन संधि डायोड को चित्र द्वारा जो हम दर्शा रहे हैं वो ये होता है। देखिएगा इस तरीके से पीएन संधि डायोड का प्रतीक हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए संधि डायोड की अभिनति के बारे में बात करते हैं। संधि डायोड की अभिनति, तो यहां पर किसी संधि डायोड को विद्युत परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, जैसे अग्र अभिनत जिसको हम फॉरवर्ड बेस्ड बोलते हैं और उत्क्रम अभिनत जिसको हम रिवर्स बेस्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अग्र अभिनत क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जब किसी संधि डायोड के पी साइड को बाह्य बैटरी के धनात्मक सिरे तथा एन साइड को ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि डायोड अग्र अभिनत कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्र अभिनत कहलाता है। तो देखिए अग्र अभिनत यहां पर क्या है कि जब किसी संधि डायोड के पी साइड को, पी साइड कौन सा है, यहां पर पी साइड को बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन साइड को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि डायोड अग्र अभिनत हो जाता है। और जैसे ही संधि डायोड को जैसे ही अग्र अभिनत किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन तथा होल संधि की ओर आकर्षित होते हैं, संधि की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर और जो होल है वो इधर, जो संधि है इसकी तरफ को आएंगे। ठीक, जहां पर इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे को उदासीन करने लगते हैं और इस प्रकार डायोड में धारा प्रवाहित होने लगती है। चूंकि जो विभव प्राचीर V0 है उसकी दिशा बैटरी के वोल्टेज से विपरीत होती है, इसलिए अग्र अभिनत वोल्टेज का मान V-V0 ही रह जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? V-V0 हो जाता है। ठीक, तो बाह्य बैटरी का ऋणात्मक सिरा एन साइड के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, जो संधि है उसमें भेजेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर की बैटरी है उसका ऋणात्मक सिरा इलेक्ट्रॉन को संधि में भेजेगा और जो बैटरी बाह्य बैटरी है उसका पॉजिटिव सिरा जो होल है उसको संधि की तरफ भेजेगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन व होल दोनों ही संधि की ओर गतिशील हो जाते हैं और संधि के पास पहुंचने पर इलेक्ट्रॉन होल को उदासीन कर देता है। तो ठीक उसी समय पी साइड में एक सहसंयोजी बंध टूटता है, जिस समय वह उसको क्या करता है? उदासीन करता है। तो जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि उत्पन्न होल संधि की ओर इलेक्ट्रॉन की बैटरी से धनात्मक सिरे की ओर गतिशील हो जाता है और दूसरी तरफ बैटरी के इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से एन साइड में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार पी टाइप में होल की कमी तथा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कमी लगातार पूर्ति होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए उत्क्रम अभिनत की बात करें। उत्क्रम अभिनत
देखिए जब किसी संधि डायोड के पी साइड को बाह्य बैटरी के ऋणात्मक यानी कि उसका उल्टा कर दिया गया, बैटरी को बदल दी गई, तो हम क्या देख सकते हैं कि संधि डायोड उत्क्रम अभिनत कहलाता है। यानी कि जब किसी संधि डायोड के पी साइड को बाह्य बैटरी के ऋणात्मक सिरे और एन साइड को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि डायोड उत्क्रम अभिनत कहलाता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसे ही संधि डायोड को उत्क्रमण अभिनत, कैसे, बैटरी को बदल दिया गया, उत्क्रम अभिनत करने पर बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल बैटरी के सिरों द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। यानी कि देखिए बैटरी के सिरों के द्वारा आकर्षित हो रहे हैं तो बैटरी के सिरों की तरफ जाएंगे, यानी संधि से दूर जाएंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में संधि पर इलेक्ट्रॉन होल उदासीन नहीं करते हैं, इसलिए बहुसंख्यक आवेश वाहक धारा नहीं बहती। चूंकि विभव प्राचीर तथा बैटरी का जो वोल्टेज है एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए डायोड पर प्रभावी उत्क्रम वोल्टेज का मान V + V0 होता है। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है पीएन संधि डायोड अभिलक्षण। देखिए पीएन संधि डायोड अभिलक्षण क्या है? तो पीएन संधि डायोड को परिपथ में अग्र अभिनत या फिर उत्क्रम अभिनत किया जाता है और दोनों प्रकार के परिपथ में डायोड में बहने वाली जो धारा है वो I तथा वोल्टेज V के मान नोट कर लिए जाते हैं। ठीक है, धारा तथा वोल्टेज V-I ग्राफ को पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, जो ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसी को हम कहेंगे पीएन संधि डायोड अभिलाक्षणिक वक्र। क्या कहेंगे? पीएन संधि डायोड अभिलाक्षणिक वक्र कहेंगे। क्लियर? आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अग्र अभिनत अभिलक्षण यानी कि फॉरवर्ड बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, जो यहां पर है। ठीक, तो देखिएगा सर्वप्रथम संधि डायोड को अग्र अभिनत कर लिया जाता है। पहले तो जब अग्र अभिनत अभिलक्षण की बात करेंगे तो संधि डायोड को अग्र अभिनत कर लेंगे। अब अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा, जिसको फॉरवर्ड वोल्टेज या फॉरवर्ड करंट भी बोलते हैं, इसके मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है और यह जो ग्राफ है इस ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं? अग्र अभिनत अभिलक्षण कहते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है, फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है जिसको हम कहते हैं अग्र अभिलक्षण वक्र कहते हैं। सिलिकॉन के संधि डायोड का अभिलक्षण ग्राफ आपको ये दिखाएगा, ये सिलिकॉन का है। सिलिकॉन के लिए इस तरीके से होगा। देखिए कैसे, प्रारंभ में जब तक अग्र वोल्टेज का मान विभव प्राचीर से कम रहता है तब तक अग्र धारा जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। अग्र धारा बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। अग्र धारा किधर है? इधर। ठीक है, ये वाला। तो ये जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर वोल्टेज का मान विभव प्राचीर से अधिक होने लगता है तो तब वोल्टेज की तुलना में धारा के मान में बहुत तेजी से वृद्धि आती है, यानी कि वो जो है इस तरीके से बढ़ता हुआ और ऐसे एकदम से ही बढ़ेगा। ठीक है, तो यदि अग्र धारा एक निश्चित सुरक्षित मान से अधिक हो जाए तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जो है संधि डायोड नष्ट हो जाता है और यह घटना क्या कहलाती है? थर्मल रन अवे कहलाती है। जब ये जो पूरा क्या कहते हैं परिपथ है, डायोड है, वो नष्ट हो जाता है, किसके कारण? अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण, तो उस घटना को हम कहते हैं थर्मल रनवे। ठीक है, तो अग्र वोल्टेज का वह मान, हम कह रहे हैं कि अग्र वोल्टेज का वह मान जिसके बाद अग्र धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है वह प्राचीर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राचीर विभव कहलाता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज बोलते हैं। तो सिलिकॉन यानी कि SI के लिए नी वोल्टेज का मान 0.7 लिख लीजिएगा। नी वोल्टेज का मान 0.7 और इसी के साथ जर्मेनियम के लिए 0.3 होगा। जर्मेनियम के लिए 0.3 होगा। ठीक, चलिए ये तो हुआ सिलिकॉन का फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरीके से रिवर्स बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उत्क्रम अभिनत अभिलक्षण के बारे में बात करें तो देखिएगा संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत करने पर विभव तथा उत्क्रम धारा का ग्राफ आपके सामने है यहां पर। देखिए जिसको हम VI ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, VI ग्राफ को ही अभिलक्षण कहते हैं। जैसे जैसे उत्क्रम विभव का मान बढ़ता है, उत्क्रम विभव का मान हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगा? एक ऐसी स्थिति
ठीक, तो उत्क्रम धारा का मान अत्यंत कम मात्रा में बढ़ता है। जैसे जैसे उत्क्रम विभव का मान बढ़ेगा, उत्क्रम विभव का मान बढ़ने पर उत्क्रम धारा का मान बहुत ही कम बढ़ता है। देखिए उत्क्रम विभव का मान यहाँ पर बढ़ा जा रहा है तो उत्क्रम धारा का मान बहुत कम बढ़ेगा। देखिए बहुत ही कम है, ठीक है, बढ़ता हुआ आ रहा है। लेकिन उत्क्रम विभव का मान बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आती है कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के सह संयोजक बंध टूटने लगते हैं तथा उत्क्रम धारा में अचानक से बहुत तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, उत्क्रम धारा रिवर्स करंट में बहुत तेजी से वृद्धि होती है और अचानक से होती है। ठीक है, तो यहां विभव के मान में नगण्य वृद्धि करने पर धारा के मान में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो जिस उत्क्रम विभव पर धारा के मान में अचानक तेजी से वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भंजक वोल्टेज, या फिर बोल सकते हैं हम जीनर वोल्टेज। भंजक वोल्टेज या फिर जीनर वोल्टेज बोलते हैं। और यह क्या है कि यह भंजन एवलांच प्रकृति का होता है। यह भंजन कैसा होता है, एवलांच प्रकृति का होता है। तो देखिएगा यहां पर अग्र अभिलक्षण अभिनत में सर्वप्रथम संधि डायोड को अग्र अभिनत कर लिया जाता है और अब अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाता है और इस ग्राफ को ही अग्र अभिनत अभिलक्षण कहते हैं। अग्र वोल्टेज का मान जिसके बाद अग्र धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है तो वो क्या होता है, विभव प्राचीर कहलाता है और इसे हम नी वोल्टेज कहते हैं। और जिस उत्क्रम विभव पर धारा के मान में अचानक से वृद्धि होती है उसे भंजक वोल्टेज कहते हैं। कहां पर, उत्क्रम विभव में, या फिर जेनर वोल्टेज कहते हैं और यह एवलांच प्रकृति का होता है। ठीक है, तो अग्र वोल्टेज का वह मान जिसके बाद धारा के तेजी से वृद्धि होती है उसे प्राचीर विभव या नी वोल्टेज कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। और हमने बताया था कि सिलिकॉन एसआई के लिए नी वोल्टेज का मान 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। उत्क्रम अभिनत अभिलक्षण में चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि डायोड के उत्क्रम अभिनति के उत्क्रम में विभव तथा उत्क्रम धारा का मान जो है ग्राफ में दिखाया गया है। तो वीआई ग्राफ को ही अभिलक्षण कहते हैं। जैसे जैसे उत्क्रम विभव का मान बढ़ता है उत्क्रम धारा का मान अत्यंत कम मात्रा में बढ़ता है। उत्क्रम विभव का मान बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आती है कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के सह संयोजी बंध टूटने लगते हैं और उत्क्रम धारा में अचानक से वृद्धि होती है। ठीक है, और विभव के मान के नगण्य वृद्धि करने पर भी धारा तेजी से बढ़ती है और जिस उत्क्रम विभव पर धारा का मान अचानक तेजी से वृद्धि करता है उसे हम भंजक वोल्टेज कहते हैं या फिर जेनरल वोल्टेज कहते हैं और यह कैसा, एवलांच प्रकृति का होता है। ठीक है, पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में क्या प्रयोग है और ये उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर वह युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा या फिर विभव को एक दिश धारा या विभव में परिवर्तित किया जाता है। दिष्टकारी के दो प्रकार होते हैं। पहला है अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए हम जानते हैं कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत होने पर इनका प्रतिरोध अत्यंत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि उत्क्रम अभिनत हो जाने पर प्रतिरोध जो है वो अत्यंत अधिक हो जाता है। जबकि यही कारण है कि अग्र अभिनत होने पर पीएन संधि डायोड में से धारा प्रवाहित होती है परंतु उत्क्रम अभिनत होने पर संधि डायोड में से धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, परंतु हम कह सकते हैं कि संधि डायोड का यह गुण धारा को केवल एक ही दिशा में बहने के लिए अनुमति देता है, परंतु गुण का प्रयोग जो होता है वो प्रत्यावर्ती इनपुट को एक दिश आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिएगा यहां पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी की व्यवस्था आपको दिखाई गई है। इसमें एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अपचाइड ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों पर P1 P2 प्राथमिक कुंडली है किसकी, स्टेप डाउन अपचाइड ट्रांसफार्मर की, P1 P2 पर यहां पर लगाया गया है, P1 और P2। द्वितीय कुंडली का एक सिरा संधि डायोड के P सिरे से तथा दूसरा सिरा प्रतिरोध RL के माध्यम से N सिरे से जोड़ा जाता है। यानी कि पहला सिरा कहां पर, देखिए पहला सिरा जो है, एक सिरा हम डायोड के P सिरे से जोड़ते हैं, डायोड के P सिरे से, और दूसरा सिरा RL के माध्यम से N सिरे से जोड़ देते हैं, RL के माध्यम से N सिरे से जोड़ देते हैं यहां पर और यहां पर। ठीक, आउटपुट वोल्टेज प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसके सिरों पर प्राप्त किया जाएगा, यहां पर आउटपुट वोल्टेज, यहां पर इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज से पहले आधे चक्र में
यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं किस तरीके से रिजल्ट आएगा। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज में देखिए, इनपुट वोल्टेज से पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का S1 सिरा धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक है। S1 सिरा धनात्मक, S2 सिरा ऋणात्मक है। ठीक, इस समय संधि डायोड अग्रभिन्नत है और संधि डायोड धारा को प्रवाहित करता है। क्लियर। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे चक्र में जब S1 सिरा धनात्मक और S2 सिरा ऋणात्मक, S1 सिरा धनात्मक और S2 सिरा ऋणात्मक होता है, तब संधि डायोड उत्क्रम अभिन्नत होता है। तो इस स्थिति में संधि डायोड का धारा को प्रभावित नहीं करता। क्लियर। अर्ध तरंग दृष्टकारी प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पहले अर्धचालक में धारा को प्रभावित करता है, परंतु दूसरे अर्ध चक्र में धारा को रोक देता है और इस प्रकार प्रतिरोध RL में सदैव एक ही दिशा में एक तथा रुक रुक कर अल्टरनेटिंग तरीके से, ठीक है, सॉरी हाँ, अल्टरनेटिंग तरीके से क्या होती है, करंट का धारा का स्पंदन होता है और ये जैसे प्रभावित की जाती है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से। ठीक, ये तो यहां पर हम कह रहे हैं कि जब आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज से कम रखना हो तो अपचाई ट्रांसफार्मर पर इनपुट वोल्टेज लगाते हैं, परंतु जब आउटपुट वोल्टेज अधिक रखना हो तो उच्चाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अतः दृष्टकारी की क्रिया का ट्रांसफार्मर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्ध तरंग दृष्टकारी आउटपुट वोल्टेज की आवृत्ति इनपुट वोल्टेज की आवृत्ति के समान ही रहती है। चलिए, पूर्ण दृष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें। पूर्ण दृष्टकारी यानी कि पूर्ण वेव रेक्टिफायर, तो देखिएगा, जब प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज की पूर्ण तरंग में एक दिश धारा प्राप्त करनी हो तो इस प्रकार के दृष्टकारी को पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझिएगा। देखिए, हम कह रहे हैं कि इनमें से दो संधि डायोड D1 और D2, दो संधि डायोड D1 और D2 को हम यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। द्वितीय कुंडली यानी कि सेकेंडरी कोयल ये रही। S1 सिरा संधि डायोड D1, S1 सिरा संधि डायोड D1 से और S2 सिरा संधि डायोड D2 से जुड़ा होता है। ठीक, दोनों संधि डायोड के N सिरे प्रतिरोध RL से एक सिरे से RL द्वितीय कुंडली से केंद्र में टैप किया जाता है। तो माना प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज से पहले अर्धचक्र में S1 धनात्मक, अर्धचक्र से S1 धनात्मक और D1 संधि डायोड अग्रभिन्नत, D2 संधि डायोड उत्क्रम अभिन्नत हो जाता है। ये अग्रभिन्नत और ये उत्क्रम अभिन्नत D2। तो D1 डायोड धारा प्रवाहित कराता है, परंतु D2 डायोड धारा प्रवाहित नहीं कराएगा, D1 कराएगा। तो ऊपर का आधा भाग क्रियाशील रहता है, ये वाला क्रियाशील रहेगा और ये निष्क्रिय रहेगा। धारा डायोड D1 से होकर प्रतिरोध RL A से B सिरे तक बहती है। प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज से दूसरे अर्धचक्र में S2 धनात्मक और S1 ऋणात्मक होता है, जो D2 डायोड अग्रभिन्नत या फिर D1 डायोड उत्क्रम अभिन्नत होता है, इसलिए D2 डायोड धारा प्रवाहित करता है। फिर तो D1 डायोड से धारा नहीं बहती, यानी कि जब यह धारा प्रवाहित करता है तो यहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगी D1 में, तो D2 से होकर प्रतिरोध RL से A से B, फिर इसमें धारा प्रवाहित होगी केवल। इससे स्पष्ट है कि प्रतिरोध जो RL है उसमें धारा सदैव एक ही दिशा में बहती है, या तो वो यहां पर इसमें, ठीक है, या तो हम कहेंगे कि इस सर्किट में बहेगी या फिर हम कहेंगे कि इस सर्किट में बहेगी, एक ही दिशा में बहेगी। ठीक है, देखिएगा इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहां पर इनपुट वोल्टेज यहां पर है, आउटपुट वोल्टेज जो D1 का आउटपुट वोल्टेज है वो यहां पर होगा और D2 का आउटपुट वोल्टेज इस तरीके से आपके सामने है और कुल आउटपुट वोल्टेज क्या होगा वो रेगुलरली इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की पूरी तरंग के लिए एक दिशा स्पंद प्राप्त होता है और पूर्ण तरंग दृष्टकारी में आउटपुट वोल्टेज की आवृत्ति इनपुट वोल्टेज की आवृत्ति की दुगनी हो जाती है। ठीक है, यानी कि इनपुट वोल्टेज इस तरीके से प्लस माइनस, लेकिन आउटपुट वोल्टेज में क्या होती है पूर्ण दृष्टकारी में उसकी दुगनी हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यहाँ पर निगेटिव जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है तो उसी का भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो है दोगुनी हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। देखिए,
ट्रांजिस्टर क्या है? एक ही प्रकार के दो अर्धचालकों जैसे पी टाइप और एन टाइप, इनके मध्य दूसरे अर्धचालक की पतली सतह बना देने पर जो तैयार होता है वह ट्रांजिस्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो मोटे पी टाइप अर्धचालकों के मध्य एन टाइप अर्धचालक की पतली परत बनी होती है। मध्य की पतली परत को आधार बी कहते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, दो पी टाइप हैं, एक एन टाइप है जो बीच में आधार के रूप में काम करता है। बाएं अर्धचालक को उत्सर्जक और दाएं अर्धचालक को संग्राहक कहते हैं। संकेत में तीर की दिशा विद्युत धारा की पारंपरिक दिशा को दर्शाता है, यानी कि जो ये तीर का निशान है, ये विद्युत धारा के पारंपरिक दिशा को दर्शाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि पीएनपी संधि डायोड का, पीएनपी यानी कि ट्रांजिस्टर जो है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसका संकेत इस तरीके से आप बनाएंगे। क्लियर? बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो मोटे एन टाइप, ये वाले, और उनके बीच में पी टाइप अर्धचालक की पतली परत बनी होती है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला एन होता है उसे उत्सर्जक और लास्ट वाला एन संग्रह कहलाता है, और बीच में जो पी टाइप होता है उसको आधार यानी कि बेस कहते हैं। ठीक, यहां पर जो विद्युत धारा है, जो तीर का निशान है, वो विद्युत धारा की दिशा, पारंपरिक दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्सर्जक की। उत्सर्जक को ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका आधार मध्यम श्रेणी का तथा डोपिंग बहुत अधिक होती है। यह जो है धारा प्रवाह के लिए आवश्यक आवेश वाहकों का लगातार उत्सर्जन करता है। आधार जो होता है, आधार को बी से प्रदर्शित किया जाता है, और यह ट्रांजिस्टर के मध्य में स्थित एक पतली परत होती है। इसकी मात्रा में डोपिंग की जाती है और आधार उत्सर्जक व संग्राहक के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं। संग्राहक का क्या काम होता है? संग्राहक को सी से प्रदर्शित करते हैं और संग्राहक का एक आकार बड़ा होता है, परंतु डोपिंग मध्यम होती है। डोपिंग जो है वो मध्यम की जाती है। संग्राहक का कार्य उत्सर्जक द्वारा भेजे जाने वाले वाहकों को एकत्रित करना होता है। ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि के बारे में बात करें। ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि देखिएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर, सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर की जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो इस प्रकार होती है, जैसा कि आपके सामने चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार जो ये प्रायोगिक व्यवस्था है, देखिए, उत्सर्जक ई तथा आधार बी संधि को हम VEE बैटरी के अग्र अभिन्नित किया जाता है, यानी कि VEE बैटरी से अग्र अभिन्नित किया गया, यहां से ये और यहां से ये, B और E को, अर्थात VEE के धनात्मक सिरे से जो उत्सर्जक P टाइप को जोड़ते हैं, ये धनात्मक सिरे से P टाइप को और ऋणात्मक सिरे से B को जोड़ दिया। तो आधार B तथा संग्राहक C संधि को उत्क्रम अभिन्नित किया जाता है। अब आधार B और संग्राहक C को उत्क्रम अभिन्नित किया जाता है, तो हम कह रहे हैं कि बैटरी VCC, इसके निगेटिव से तो C को जोड़ दिया यानी कि संग्राहक को, और इसके पॉजिटिव से B को जोड़ दिया, यानी कि हम कह सकते हैं आधार को। तो उत्सर्जक आधार संधि का प्रतिरोध कम हो जाता है, जबकि आधार संग्राहक संधि, जो आधार संग्राहक संधि है ये वाली, उसका जो प्रतिरोध है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब उत्सर्जक यानी कि E उसको अग्र अभिन्नित किया जाता है तो उत्सर्जक के बहुसंख्यक आवेश होल आधार B की ओर गतिशील होते हैं, यानी कि जब इसको हम क्या करते हैं, अग्र अभिन्नित करते हैं, तो इसके जो होल हैं वो आधार की ओर बढ़ते हैं, देखिए इधर की ओर, ठीक है, ये गति करते हैं। तो इस प्रकार उत्सर्जक धारा बहने लगती है, तो इसमें उत्सर्जक धारा बहेगी। क्योंकि आधार जो है वो पतला होता है और इसलिए उत्सर्जक से प्राप्त लगभग 2% होल उसके आधार के बहुसंख्यक आवेश वाहक द्वारा उदासीन कर दिए जाते हैं, और इस प्रकार आधार में भी आधार धारा बहने लगती है। ठीक, तो इस प्रकार
जब इसमें होल आधार में एकत्र हो जाते हैं तो आधार में होल का घनत्व उत्सर्जन क्षेत्र में होल के घनत्व की तुलना में अत्यधिक हो जाता है और अर्धचालकों में आवेश वाहक ज्यादा घनत्व के विरल क्षेत्र को विस्तृत कर देता है, जिसके कारण विसरण धारा बहने लगती है। इसमें विसरण धारा बहने लगेगी। अब इस प्रकार लगभग 98% होल आधार को पार करके, अब 98% जो होल है वो आधार को पार कर लेते हैं और आधार को पार करके संग्राहक में विसरित हो जाते हैं और इस प्रकार इसमें जो है संग्राहक धारा बहने लगती है। ठीक है, जैसे ही संग्राहक में होल पहुंचता है तो वीसीसी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर उसे उदासीन कर देता है और ठीक उसी समय उत्सर्जक में एक सहसंयोजी बंध टूटता है। इसमें जो है सहसंयोजी बंध टूटेगा जिसके कारण उत्पन्न होल आधार की ओर चलता है, यानी कि फिर इधर की ओर फिर से चलेगा और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। अब सहसंयोजी बंध टूटता है किसमें? उत्सर्जक में, और जिसके फलस्वरूप होल जो है आधार की ओर चलने लगेगा और इसी के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन तार के माध्यम से VEE के धनात्मक सिरे पर पहुंच जाता है। ठीक, उत्सर्जक संग्राहक परिपथ में धारा बहने लगती है। इसमें जो है धारा बहने लगेगी और धारा बहने पर उत्सर्जक से गतिशील होल आधार के इलेक्ट्रॉन द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। तो VEE के ऋणात्मक जो ऋण सिरे है उसमें इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में प्रवेश कर जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर आधार में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो PNP ट्रांजिस्टर की धारा इलेक्ट्रॉन एक होल दोनों से बनती है। ठीक है, यानी कि जो PNP ट्रांजिस्टर की धारा है वो इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों से बन रही है। ठीक, हम कह रहे हैं कि PNP ट्रांजिस्टर की धारा इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों से बनती है और होल ट्रांजिस्टर के भीतर गति करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर के बाहर परिपथ के तार में गति करते हैं। तो किरचॉफ के संधि नियम से हम बोल सकते हैं कि IE = IB + IC होगा। क्लियर। अब बात करते हैं NPN ट्रांजिस्टर के बारे में। NPN ट्रांजिस्टर के बारे में बात करें तो देखिएगा, NPN ट्रांजिस्टर का जो प्रयोगात्मक परिपथ है वो आपको यहां पर दिखाया गया है। तो NPN ट्रांजिस्टर का विन्यास इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा, उत्सर्जक E, यहां पर उत्सर्जक E आधार B संधि को अग्र अभिनित किया जाता है। अग्र अभिनित का मतलब है कि जब हम जो B है यानी कि आधार है उसको बैटरी के VE बैटरी के प्लस सिरे से और E को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके विपरीत आधार संग्रह संधि को उत्क्रम अभिनित किया जाता है, यानी कि इसके विपरीत में हम क्या करते हैं कि निगेटिव को बेस यानी कि आधार से और धनात्मक सिरे को संग्राहक से जोड़ते हैं VCC बैटरी के। ठीक है, तो उत्सर्जक आधार संधि का प्रतिरोध कम होता है जबकि आधार संग्राहक यानी कि ये वाली जो संधि है इसका प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है। इसलिए आधार संग्राहक परिपथ को उच्च विभव बैटरी से जोड़ा जाता है, यानी कि VCC बैटरी जो है वो उच्च विभव बैटरी है। उत्सर्जक यानी कि N टाइप के बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन बैटरी VEE के प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि VEE से प्रतिकर्षित होकर के वे इधर की ओर गति करते हैं। इस प्रकार उत्सर्जक धारा यानी कि जब ये गति करते हैं तो उत्सर्जक धारा बहती है। आधार चूंकि पतला होता है इसलिए लगभग 2% इलेक्ट्रॉन ही होल द्वारा उदासीन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब ये होल इधर जाते हैं तो यहां पर आधार यानी कि आधार धारा का नाम हम देंगे, आधार धारा बहने लगती है, जिससे ये होल इस साइड में इसको क्या करेंगे, उदासीन करेंगे, लेकिन कम ही कर पाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहां से पास होकर के संग्राहक में जाएंगे तो यहां पर आधार धारा बहने लगती है। तो शेष इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे जो उदासीन नहीं हो पाते हैं वो आधार को पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं और जब संग्राहक में पहुंचते हैं तो संग्राहक धारा बहने लगती है जिसको IC कहते हैं। तो जब उत्सर्जक से गतिशील इलेक्ट्रॉन संग्राहक से होता हुआ यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां संग्राहक से होता हुआ तार के माध्यम से बैटरी VCC के धन सिरे में प्रवेश करता है तो ठीक उसी समय बैटरी VCC के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी EE के धन सिरे में प्रवेश करता है तथा बैटरी VEE के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश करता है और इस प्रकार उत्सर्जक संग्रह परिपथ में संग्रहण धारा बहने लगती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं
क्लियर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा ट्रांजिस्टर के भीतर तथा बाहर दोनों परिपथ में इलेक्ट्रॉन से बनती है और किरचॉफ के संधि नियम से हम देखें तो आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। तो इस प्रकार उत्सर्जक धारा आई ई, संग्राहक धारा आई सी तथा आधार धारा आई बी के मध्य उपरोक्त संबंध पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों के लिए कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कुछ पॉइंट यहां पर नोट पॉइंट आपको दिए गए हैं, इनको जरा ध्यान रखिएगा। क्या क्या देखिए, सामान्य परिपाटी के अनुसार, सामान्य परिपाटी के अनुसार किसी ट्रांजिस्टर में प्रवेश करने वाली धारा पॉजिटिव तथा ट्रांजिस्टर से निकलने वाली धारा निगेटिव ली जाती है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में माइनस आई ई प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी लिया जाता है। हालांकि उत्क्रम संतृप्त धारा लीकेज धारा को गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु यह ट्रांजिस्टर में बहती रहती है। पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समान है, परंतु एनपीएन के प्रवेश वाहक होल तथा एनपीएन के आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होल के अनुगमन वेग से कैसा होता है, अधिक होता है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर तथा आवृत्ति परिपथ तथा कंप्यूटर परिपथ के लिए अधिक उपयोगी होता है। वोल्टेज प्रवर्धन, वोल्टेज प्रवर्धक यानी कि वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में एनपीएन ट्रांजिस्टर अधिक उपयोगी होता है। तापमान बढ़ने पर ट्रांजिस्टर की चालकता में वृद्धि होती है और विद्युत धारा में वृद्धि होती है, जिस कारण आधार धारा को नियंत्रित रख पाना कठिन हो जाता है और इसलिए ट्रांजिस्टर की प्रक्रिया विधि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्लियर है। चलिए ट्रांजिस्टर परिपथ विन्यास के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिस्टर परिपथ विन्यास क्या है, तो देखिएगा, ट्रांजिस्टर को परिपथ में 3 प्रकार से जोड़ा जाता है, जिन्हें ट्रांजिस्टर विन्यास कहते हैं। कौन कौन से, कॉमन आधार और कॉमन उत्सर्जक और कॉमन संग्राहक। यहां पर कॉमन शब्द उस इलेक्ट्रोड के लिए प्रयोग किया जाता है जो इनपुट परिपथ द्वारा आउटपुट परिपथ दोनों से जुड़ा रहता है, और कॉमन इलेक्ट्रोड को भू संकर्पित कर उसका विभव शून्य कर दिया जाता है। इसलिए इनपुट तथा आउटपुट परिपथ की अभिनति अन्य 2 इलेक्ट्रोड के विभव के आधार पर की जाती है। तो देखिए, कॉमन आधार ट्रांजिस्टर सीबी, कॉमन आधार ट्रांजिस्टर सीबी, एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉमन आधार विन्यास जो है वो इस प्रकार आपके सामने है। देखिए इसको समझिएगा, आधार को भू संकर्पित कर, पहले आधार को हम भू संकर्पित कर देते हैं, उसका विभव शून्य कर देते हैं। ठीक है, आधार को भू संकल्पित कर दिया और उसका विभव को हमने क्या किया, शून्य किया। इस विन्यास में उत्सर्जक आधार परिपथ, उत्सर्जक आधार परिपथ, ध्यान रखिए, उत्सर्जक आधार परिपथ यानी कि ई और बी की बात हो रही है, उसको इनपुट परिपथ कहते हैं। ठीक है, ई और बी, ये दोनों ई और बी की बात हो रही है, ई और बी, इन दोनों को हम क्या कह रहे हैं, इनपुट परिपथ कहते हैं। तथा संग्राहक आधार जो बी और सी है उनको हम क्या कह रहे हैं, आउटपुट परिपथ कहते हैं। उत्सर्जक धारा ई को इनपुट धारा तथा संग्राहक धारा आई सी को आउटपुट धारा कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि आई बी कहां पर है, जैसे कि आई ई है, आई ई को उत्सर्जित धारा और आई सी को आउटपुट धारा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस परिपथ में हम ये देख रहे हैं कि आउटपुट धारा आईसी तथा इनपुट धारा आईई का अनुपात कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो देखिए ये इस तरीके से आप बनाइएगा, जिसको हम कह रहे हैं कि कॉमन आधार ट्रांजिस्टर सीबी, कॉमन आधार ट्रांजिस्टर। तो ये जो है उसका विन्यास होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन आधार विन्यास। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर कॉमन आधार ट्रांजिस्टर जो है वह क्या होता है, इसमें आधार को भूसंकृपित कर उसका विभव शून्य कर दिया जाता है, और इस विन्यास में उत्सर्जक आधार परिपथ को इनपुट परिपथ कहते हैं, संग्राहक आधार परिपथ को आउटपुट परिपथ कहते हैं, और उत्सर्जक धारा आई को इनपुट करंट या फिर संग्राहक धारा को आउटपुट करंट कहते हैं। कॉमन ट्रांजिस्टर का धारा लाभ क्या होता है, अल्फा डीसी इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई, और अल्फा जो है वो क्या है, किसी ट्रांजिस्टर की गुणता की माप होती है, और अच्छे ट्रांजिस्टर का जो अल्फा का मान होता है वो अधिक होता है। सामान्यतः अल्फा का मान 0.96 से 0.99 के मध्य होता है। क्लियर। आई सी इक्वल टू लैम्डा, आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई, और इसलिए आई बी इक्वल टू आई ई माइनस आई सी इक्वल टू आई ई माइनस अल्फा आई ई, और यहां पर जब हम यहां से आई ई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ई 1 माइनस अल्फा।
संग्राहक धारा के परिवर्तन तथा उसके संगत उत्सर्जक धारा को परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा लाभ, जिसको हम अल्फा AC से प्रदर्शित करते हैं, और अल्फा AC इक्वल टू हो जाएगा लैम जो है हमारे पास डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। क्लियर? इस तरीके से। और ये आपके सामने है कॉमन उत्सर्जक ट्रांजिस्टर। कॉमन उत्सर्जक ट्रांजिस्टर में देखिएगा इसको, ये कॉमन उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का विन्यास है, इसको एक बार आप अपनी कॉपी बना लीजिएगा। तो इसका जो व्याख्या है वो इस तरीके से है कि इसमें उत्सर्जक को भू संकृपित कर उसका विभव शून्य कर दिया जाता है। इसमें देखिए, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने बेस को भू संकृपित किया था, और इसमें उत्सर्जक को हमने भू संकृपित किया। उत्सर्जक यानी कि जो E है उसी को हमने भू संकृपित किया है। ठीक है, और हमने इसमें यही बदलाव किया है। तो यहां पर आधार उत्सर्जक का परिपथ इनपुट परिपथ कहलाएगा, और संग्राहक उत्सर्जक का परिपथ आउटपुट परिपथ कहलाता है। तो IB इनपुट करंट है, IC जो है वो आउटपुट करंट है। तो आउटपुट करंट IC तथा इनपुट करंट IB का जो अनुपात है वो कॉमन उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का धारा लाभ बीटा कहलाएगा। तो बीटा DC इक्वल टू IC अपॉन IB। तो बीटा का मान सामान्यतः 100 होता है, और IC इक्वल टू बीटा IB हो जाएगा। तो इसलिए IC इक्वल टू बीटा IB जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, IE इक्वल टू IB माइनस IC, IB माइनस बीटा IB। तो IB जो है वो कॉमन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 1 प्लस बीटा। तो बीटा AC इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB हो जाएगा। ठीक है, इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा। ठीक, ये हमारे पास है जो हमने संग्राहक को भू संकृपित किया है। अब की बार संग्राहक को क्या है? तो ये हो गया हमारे पास कॉमन संग्राहक ट्रांजिस्टर। ठीक है, देखिए कॉमन संग्राहक ट्रांजिस्टर में हमने संग्राहक को भू संकृपित किया है। ठीक है, कॉमन उत्सर्जक ट्रांजिस्टर में हमने उत्सर्जक को भू संकृपित किया था, और कॉमन आधार ट्रांजिस्टर में हमने आधार को भू संकृपित किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों को हम बना लेंगे। और इसके बारे में हम बात करें तो देखिएगा, कॉमन संग्राहक ट्रांजिस्टर, इसके संग्राहक को भू संकृपित कर उसका विभव शून्य कर दिया जाता है, और आधार संग्राहक परिपथ ट्रांजिस्टर का इनपुट परिपथ, और उत्सर्जक संग्राहक उसका आउटपुट परिपथ कहलाएगा। तो IB जो होगा वो इनपुट करंट हो जाएगा, और IE जो होगा वो आउटपुट करंट हो जाएगा। तो कॉमन संग्राहक ट्रांजिस्टर का धारा लाभ IE अपॉन IB इक्वल टू IE अपॉन IC इंटू IC अपॉन IB। देखिए IC और IC से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर IE अपॉन IC जो है वो बना हमारे पास बीटा, और IC अपॉन IB जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा। तो क्या 1 अपॉन डेल्टा, तो बीटा अपॉन क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा अपॉन अल्फा ये होगा। तो यहां पर बीटा और अल्फा में संबंध हम निकालें तो कॉमन आधार ट्रांजिस्टर का धारा लाभ अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IE हो जाएगा, और कॉमन उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का धारा लाभ जो है वो बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB होगा। तो यहां पर जब दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों के जब हम वैल्यू को रखेंगे तो देखिएगा बीटा क्या है हमारे पास? IC अपॉन IB है। ठीक है, IC अपॉन IB है। तो यहां पर IB इक्वल टू होता है IE माइनस IC। तो देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहां से अगर हम नीचे से IE को कॉमन लें तो IE जो हो जाएगा वो IC अपॉन IE हो जाएगा, और यहां पर जब हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस IC अपॉन IE हो जाएगा। ठीक है, तो IC अपॉन IE क्या हो जाएगा हमारे पास? ये अल्फा, और यहाँ पर IC अपॉन IE अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए नोट पॉइंट में बात करें तो ट्रांजिस्टर की धाराओं IE IB तथा IC के मध्य जो अनुपात होता है वो क्या होता है? IE अनुपात IB अनुपात IC इक्वल टू 1 अनुपात 1 माइनस अल्फा, और अनुपात में अल्फा। इनपुट परिपथ की बैटरी का नाम VEE CB में, VBB और CE में जो कॉमन इलेक्ट्रोड से अन्य इलेक्ट्रोड के नाम पर रखा जाता है। आउटपुट परिपथ की बैटरी का नाम VCC CB में तथा VEE CC में कॉमन इलेक्ट्रोड के अन्य इलेक्ट्रोड के नाम पर रखा जाता है। विभवांतर का मान लिखते समय उच्च विभव वाले बिंदु का नाम पहले तथा कम विभव वाले बिंदु का नाम बाद में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए CB के इनपुट परिपथ का विभवांतर VEB लिखा जाएगा, यानी कि हम कहेंगे कि जो B है उसको हम बाद में यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि B का जो है वो कम विभव का बिंदु है। ठीक है, धारा लाभ को धारा प्रवर्धक गुणांक भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, चलिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED के बारे में बात करें। देखिएगा LED क्या है? LED का अर्थ है लाइट एमिटिंग डायोड। यह अग्र अभिनीत PN संधि डायोड होता है
और हम जानते हैं कि पीएन संधि डायोड को जब अगर अभिनत किया जाता है तो एन टाइप के बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप के बहुसंख्यक आवेश होल संधि की ओर गति करते हैं। इसके फलस्वरूप संधि पर इलेक्ट्रॉन होल को उदासीन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एलईडी का ये सर्किट देख लीजिएगा, ये एलईडी का विन्यास है जिसको हम जो है यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर आप ध्यान देखिए, इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड में होते हैं और जिसकी ऊर्जा अधिक होती है, तथा होल जो है वो संयोजी बैंड में होते हैं तो इसकी जो ऊर्जा है वो कम होती है। तो जब अधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में स्थित कम ऊर्जा के होल को उदासीन करता है तो दोनों बैंड की ऊर्जाओं का अंतर उष्मा तथा प्रकाश यानी कि फोटोन के रूप में उत्सर्जित होता है, यानी कि चमकने लगता है। तो हमारी जो एलईडी है वो जल जाती है। तो शुद्ध अर्धचालक यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के संधि डायोड से उत्सर्जित विकिरण अधिकांशतः क्या होता है, उष्मा के रूप में होता है। परंतु अन्य अर्धचालक पदार्थ जैसे गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड जो है, इनसे निर्मित जो पीएन संधि डायोड हैं उनसे उत्सर्जित विकिरण अधिकांशतः वो दृश्य प्रकाश होता है। तो यदि अर्धचालक पदार्थ अपारदर्शी है तो अर्धचालक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। जैसे हमने यहां पर बताया भी गया है कि शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम के संधि डायोड से उत्सर्जित विकिरण अधिकांशतः उष्मा के रूप में होता है, परंतु अन्य अर्धचालक पदार्थ जैसे गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड से निर्मित पीएन संधि डायोड से उत्सर्जित विकिरण, यदि अर्धचालक पदार्थ अर्धपारदर्शी हो तो अर्धचालक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगता है, जिसे लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज के उपरांत कार्य करता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज को जेनर डायोड यानी कि VZ भी कहते हैं और इसका संकेत जो होता है वो इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, जेनर डायोड। एम्पलीफायर की बात करें तो देखिए, एम्पलीफायर एक ट्रांजिस्टर है। याद रखिए, एम्पलीफायर क्या है? एक ट्रांजिस्टर है जिसका प्रयोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक एम्पलीफायर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर एम्पलीफायर के दो इनपुट टर्मिनल होते हैं। एक इनपुट टर्मिनल यहां पर आपको दिखाएगा इनपुट वोल्टेज और एक ही पावर। कौन कौन से? एक तो होता है इनपुट वोल्टेज और दूसरा होता है इनपुट पावर। ठीक है, तो दो इनपुट टर्मिनल होते हैं। तो यहां पर आपको दिखाया गया है फिगर के माध्यम से। तो एम्पलीफायर के दो इनपुट वोल्टेज कौन कौन से? इनपुट टर्मिनल होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं? इनपुट वोल्टेज और इनपुट पावर। क्लियर? अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर जो है एक दोलनित्र के रूप में कैसे काम करता है। तो देखिएगा, साधारणतः एलसी परिपथ की सहायता से इच्छित आवृत्ति के विद्युत दोलन यानी कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे संचार के माध्यम में प्रयुक्त होने वाली कैरियर तरंग इसी परिपथ द्वारा उत्पन्न की जाती है। प्रेरकत्व L तथा धारिता C के टैंक परिपथ में विद्युत दोलनों के दौरान चुंबकीय ऊर्जा 1/2 Li² तथा विद्युत ऊर्जा 1/2 Q²/C का एक दूसरे में रूपांतरण होता है, जिसकी आवृत्ति जो है निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त की जाती है। जैसे F = 1/2π√LC और ये किस में होती है? हर्ट्ज में होती है, यानी कि Hz को हम इसका मात्रा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का यूनिट का लास्ट वीडियो जो कि आपके सामने हमने यह फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया। तो ये यूनिट नंबर 6 आपकी यहीं पर समाप्त होती है। ये एक एक टॉपिक को हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है जो है अर्धचालक भौतिकी। तो स्टूडेंट्स, आपके एक यूनिट बची हुई है, यूनिट नंबर 7, उसका भी आपको जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके एक बार आप बता दीजिएगा कि अगर आपको वीडियो के और भी सब्जेक्ट के वीडियोस इसी तरीके से आपको चाहिए तो आप एक बार वीडियो के कमेंट में लिख करके आप बता दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो प्रोवाइड करानी है, किस वीडियो की आपको जो है ज्यादा जरूरत है। तो एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो स्टूडेंट्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट की अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाती है तो सभी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं, एक एक सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। फिजिक्स सेकंड को हमने जो है लगभग कंप्लीट कर ही लिया है, एक यूनिट और बची है, उसका वीडियो जो है आपका जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ जल्द ही।